हेलो डियर स्टूडेंट्स, सारा आकाश का दूसरा नंबर चैप्टर प्रारंभ करूंगा। ध्यान देने की बात है कि समर की शादी हो चुकी है। पहले से भी थोड़ा पहले नंबर अध्याय को भी मैं रिवाइज कर दूं। समर की शादी हो चुकी है और उसका जो सुहाग रात का दिन है, कहानी वहीं से प्रारंभ होती है। और जैसा कि होता है कि गांव में सुहाग रात के दिन भाभी और सभी लोग एक मजाक का, एक आनंद का माहौल रहता है घर में, तो कहानी वहीं से प्रारंभ होती है। भाभी ने समर को कमरे में हल्का सा धक्का देकर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। समर भावुक और कमजोर इंसान है। वह भावुकता और कमजोरियों के कारण, ध्यान दो, तूफान में बड़ी जल्दी बह जाता है। तब उसे किनारा ही नहीं मिलता है। उसने देखा प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। वह थोड़ी देर खड़ा रहकर धीरे से पलंग के किनारे पर बैठ गया। सोचा था चुपचाप जाकर सो जाएगा। वह स्वयं को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था। ध्यान देने की बात है बच्चों, सुहाग रात्रि के दिन, यानी वो सुहाग रात्रि के समय किस तरह से भाभी ने उसको जबरदस्ती प्रभा के कमरे में उसे प्रवेश करा दिया। प्रभा बेचारी डरी सहमी हुई थी, ठीक से सो नहीं पाई थी। कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है, उसके अंदर उस जमाने में डरा हुआ स्वरूप था, भयभीत थी। कैसा परिवार होगा, कैसा पति होगा, तमाम तरह की बातें वो सोच रही थी। खड़ी खड़ी इंतजार करते करते बेचारी झगड़ा पकड़ कर मानो सो गई थी। ध्यान दो, समर जो है अपने आप को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था। स्वयं सोचना था कि नारी उसकी दुर्बलता कभी नहीं रही। वह मन ही मन दुहरा रहा था कि नारी अंधकार है, मोह है, माया है। वह पुरुष को सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी जो और जगहों पर जो पुस्तकें वह पढ़ा था कि नारी माया की रूप होती है, पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, अन्य पुरुषों की तरह वह कभी भी नारी की ओर आकृष्ट नहीं होगा, नारी से दूरी बनाकर रहेगा। इस तरह की सोच समर सोच रहा था। लेकिन होता क्या है, ध्यान देने की बात है, कमरे में आने से पहले समर सोच रहा था कि प्रभा अन्य दुल्हनों की तरह सजी धजी लजीली नववधू की तरह उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी होगी। उस समय उसे सावधान रहना होगा। भाभी तथा अन्य स्त्रियां खिलखिला रही थीं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। वह भरसक उपेक्षा और लापरवाही कर रहा था। उसे अनुभव हो रहा था कि जैसे कि भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण उसका मुख चमक रहा हो। जब वह पलंग पर बैठा तब प्रभा ने जरा सा सिर उठाकर देखा, फिर वैसे ही खड़ी रही। समर को उम्मीद थी कि प्रभा शीघ्र ही उसकी कठोरता पर रोने लगेगी, उससे माफ़ी मांगेगी। उसका आशंका मात्र आशंका ही बनी रही। समय व्यतीत होता रहा। पुरुष का अहम स्वीकार नहीं कर पाया। उसे प्रभा का व्यवहार अपना अपमान लगा। भले ही वह बाहर से कितना भी कठोर बना था, पर अंदर गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट को वह अनुभव कर रहा था। ऐसे में एक बात अचानक आकर टकराई, अपमान।
यानी वह सोचने लगा कि मेरा अपमान प्रभा ने किया है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ गईं। उसे वहाँ आने का अफसोस हो रहा था। घर वाले थोड़ा परेशान जरूर होते, पर उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। समर के घर वाले कम पढ़े लिखे थे। उसे लगा कि प्रभा मैट्रिक पास है, जरूर इसी बात का उसे घमंड होगा। उसमें शर्म और लिहाज नहीं है। उसे लगता होगा कि समर दूसरे लड़कों की तरह है, उसकी खुशामद करेगा। सोचा था कि वे दोनों शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातचीत करके अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देंगे। उसने आज न झुकने का निर्णय लिया। शायद प्रभा सोच रही हो कि वह उसे बैठने के लिए कहेगा। वह शर्माएगी और नखरे दिखाएगी। अब उसका ध्यान उसकी अशिष्टता पर। उसने उसके आने पर नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया। यही अदब और तमीज़ घर वालों से सीख कर आई है। ध्यान देने की बात है। यहाँ पर समर अपने अहम में, अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है। जब वह प्रभा के कमरे में प्रवेश किया तो सोचा कि मुझे प्रणाम करेगी। जैसे ये पुरुषत्ववादी सोच होती है कि नारी झुक कर रहेगी, नारी प्रणाम करेगी, नमस्कार करेगी। भाई हमारे समाज में तो यही होता है। पुरुष देवो पति देवो भव, पति देवता के समान होता है। तो बात तो सही है, होता है, लेकिन नारी भी देवी के समान समझी जाती है। यह भी तो हमें समझना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की जहाँ पूजा होगी, जहाँ पुरुष अपनी पत्नी को देवी के समान समझेगा, वही स्त्री अपने पति को देवता के समान समझेगी। यहाँ यह भी राजेंद्र यादव जी ने दिखा दिया कि अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता है तो शायद उसकी स्त्री भी अपने पति को वह इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दे पाएगी। एक प्रकार से लेखक राजेंद्र यादव जी ने यह भी दिखाने का प्रयास किया, अगर हम इज्जत देते हैं तभी इज्जत पाएंगे। चाहे पत्नी हो, परिवार हो, समाज हो, अगर कोई व्यक्ति इज्जत नहीं देता है तो वह इज्जत की कल्पना भी जीवन में न करे। ध्यान दीजिए, अध्याय नंबर 2 में और क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ वह अधिक देर तक न रुक सका, यानी उस कमरे में वह अधिक देर तक नहीं रह पाया। उसे ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा आसमान के इशारों से उस पर हंस रहा हो। अभी भी उसके मन में आशा थी कि वहाँ से जब वह चलेगा तो प्रभा पीछे से आकर उसे रोक लेगी। भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर समर कमरे से बाहर आ गया। सीढ़ियाँ नहीं और सीढ़ियाँ चढ़ी और खुली हवा में पहुंच गया। चांदनी छिटक रही थी। सब लोग भी सो चुके थे। वह वही फर्श पर एक कोने में लेट गया। ध्यान देने की बात है, उसके मन में विचार मंथन हो रहा था। उसने निश्चय किया कि इस अपमान को वह कभी नहीं भूलेगा। कहीं पढ़ा था, अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। ध्यान बच्चों, उसे सुहाग रात का यह उपहार हमेशा याद रहे। उसे लगा कि जैसे बाकी सभी रास्ते बंद करने के लिए खोला जा रहा है, वह रास्ता है ऊंचाई का, मानवता का। ध्यान देने की बात है बच्चों। यहाँ पर समर ने बहुत बड़ी गलती की।
अरे भाई, एक लड़की अगर आई हुई है और उसके भावनाओं को समझना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अहमवाद में बह जाए तो किस तरह से, अगर बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता है, अगर दोनों अहमवादी हो जाएं या एक भी अहमवाद शुरू में हो जाए तो परिवार नष्ट होने में देर नहीं लगता है। खास करके आज के नवयुवक नवयुवतियों के लिए, जैसे इस सारा आकाश के उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी ने जीवन में एक मूल मंत्र दे दिया कि अगर अहमवाद रहेगा उसके अंदर और एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, तो घर बिखरने में देर नहीं होगा, जो कि आजकल हमारे नवयुवकों में नवयुवतियों में बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए तमाम शादियां तलाक के रूप में बदल जा रही हैं। तो राजेंद्र यादव जी इस उपन्यास के पीछे, लिखने के पीछे बहुत बड़ी उनकी एक मकसद थी, सोच थी। किस तरह से पहले दिन ही, पहली रात्रि में ही उन दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, और आज वही एडजस्टमेंट न होना, यानी पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी भूल चूक कभी वो पूरे जीवन के लिए एक समस्या बन जाती है। उसी समस्या की ओर उपन्यास बच्चों आगे बढ़ रहा है। समर आसमान के तारे देख रहा था। उसकी आंखों से अपमान के आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों प्रभा जैसी लड़की को उसके गले में मढ़ दिया गया। उसे लगता है कि वह नितांत अकेला है, कोई सांत्वना के दो शब्द भी बोलने वाला नहीं है। वह धुआं, अंगारों और भाव की भट्ठी पर रात भर भूनता रहा, उबलता रहा। यानी कहने का मतलब है बच्चों, रात भर बेचारा समर चिंताओं से ग्रस्त था। कोई भट्ठी पर रख दिया जाए, सामान जल रहा हो, उबल रहा हो, वही हालत आज समर की थी। अपने ही सोच में, अपने ही उलझनों में जला जा रहा है। यानी यहाँ यह समर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से व्यक्ति अपने अहमवाद और अपने घमंड में, अपनी कल्पनाओं में खो जाता है और अपने आप को किस तरह से नष्ट कर लेता है। उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से बच्चों ध्यान देंगे। कल की क्लास में तीसरा अध्याय प्रारंभ करूँगा, और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी लोग 2 अध्यायों को, जितना मैं आज पढ़ा दिया हूँ, 2 अध्याय कंप्लीट हो गया है। इन दोनों अध्यायों को आप लोग निरंतर पढ़ते जाएंगे। वैसे भी कोरोना का यह महाकाल चल रहा है बच्चों, इसमें आप लोग बाहर कम निकलें। हाँ, एक बात याद रखें, अपने जो पाठ्यक्रम है, उपन्यास है, उसको रात दिन एक करके पढ़ डालो। और मैं आज 2 अध्याय दिया हूँ, बल्कि हो सके तो 10 अध्याय, 15 अध्याय तक आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़कर ख़त्म कर दें, ताकि मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग जल्दी से उसको कैच कर सकें, समझ सकें, और सारा आकाश उपन्यास आप उसको अच्छा कर सकें उसमें। धन्यवाद बच्चों।